हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज विपिन। आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम बबल सॉर्ट के प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करेंगे और साथ ही उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी फाइंड करेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने बबल सॉर्ट के सिर्फ एग्जांपल के ऊपर फोकस किया था। तो अगर अभी तक आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहता हूँ कि पहले आप उस पार्ट को देखिए और वो पार्ट खत्म होने के बाद आप इसको कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम जो प्रोग्राम बनाएंगे इसका लॉजिक हम उसी एग्जाम्पल के ऊपर से क्रिएट करेंगे। तो उस वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। तो आप चाहे तो वहां से भी ओपन करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम बबल सॉर्ट का पहले प्रोग्राम इंप्लीमेंट करते हैं, लेकिन प्रोग्राम इंप्लीमेंट करने से पहले मैं आपको उस वीडियो के कुछ पॉइंट्स बताता हूँ ताकि हमें प्रोग्राम बनाने में आसानी हो जाए। हमने वहां पर क्या किया था, सिर्फ इस तरीके से कैरी लिया था जिसमें की वैल्यू थी 23, 15, 29, 11 और 1। और इस एरे को हमने लास्ट में सॉर्ट आउट किया था यूजिंग बबल सॉर्ट से 1, 11, 15, 23 और 29। तो वहां पर मैंने पूरी डीपली एक्सप्लेन किया था कि हम किस तरीके से कंपैरिजन करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ प्रोग्राम का लॉजिक बनाना है, तो फोकस सिर्फ नंबर ऑफ पासेस और नंबर ऑफ कंपैरिजंस पे करना है। तो जो नंबर ऑफ पासेस होते हैं बबल सॉर्ट में, वो नंबर ऑफ पासेस आपके नंबर ऑफ एलिमेंट से एक कम होते हैं। यानी कि अगर आपके एरे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है तो पासेस एक से कम यानी कि 4 होंगी। ठीक उसी तरीके से अगर आपके एरे में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, आपके एरे में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो हमारे नंबर ऑफ पासेस n-1 होंगे। और यही पासेस हम आउटर लूप में यूज करने वाले हैं। और सेकंड जो मेन पॉइंट्स था वो था नंबर ऑफ कंपैरिजन, कि आपको कितनी कंपैरिजन करनी पड़ती है। तो अगर आप स्टार्टिंग के यानी कि नंबर पास 1 में देखेंगे स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में आपके नंबर ऑफ कंपैरिजंस n-1 ही होंगी। यानी कि अगर 5 वैल्यूज है तो आपके पासेस 4 ही होंगे, लेकिन जैसे पासेस बढ़ते जाएंगे वैसे नंबर ऑफ कंपैरिजंस कम होते जाएंगे। पहले पास में 4 कंपैरिजन, सेकंड पास में 3 कंपैरिजन, नेक्स्ट पास में 2 कंपैरिजन और लास्ट पार्ट में 1 कंपैरिजन। यानी कि यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, तो 4 कंपैरिजन, 1, 2, 3, 3 कंपैरिजन, 1, 2, 2 कंपैरिजन और लास्ट में 1 कंपैरिजन। और इन्हीं दो पॉइंट्स को यानी कि नंबर ऑफ पासेस और नंबर ऑफ कंपैरिजन, इन दोनों को मिला के हमें बबल सॉर्ट का कोड को इंप्लीमेंट करना है। तो प्रोग्राम हम किस तरीके से बनाएंगे, सिंपल पहले यूजर से एरे लेंगे, वो तो कॉमन होगा इनपुट आउटपुट। लेकिन जो मेन लॉजिक है बबल सॉर्ट का, वो डिजाइन करने के लिए हम दो फॉर लूप इस्तेमाल करेंगे। एक फॉर लूप जो कि आउटर होगा यानी कि आउटर फॉर लूप, और सेकंड जो फॉर लूप होगा वो इनर होगा। जो आउटर फॉर लूप होगा वो डिसाइड करेगा नंबर ऑफ पासेस, मतलब वो डिपेंड्स होगा नंबर ऑफ पासेस के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, उस लूप को 0 से लेकर n-1 तक चलाएंगे और हर बार वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। आउटर लूप में कोई लॉजिक नहीं, आपको सिर्फ नंबर ऑफ पासेस काउंट करने, तो नंबर ऑफ पासेस तो n-1 है। तो हम आउटर लूप को 0 से लेकर n-1 तक एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक उसी तरीके से जो इनर लूप होगा, उस इनर लूप को भी हम 0 से लेकर n-1 तक चलाएंगे। स्टार्टिंग में n-1 क्यों, क्योंकि आपके स्टार्टिंग में कंपैरिजन n-1 ही, लेकिन आगे के पासेस में आपको कंपैरिजन कम करते जाना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर माइनस करेंगे i को, जो कि डायनेमिक होगा। मतलब इनर लूप को 0 से लेकर n-1, लेकिन हर बार आपको कंपैरिजन कम करते जाना है, इसलिए -1, और लास्ट में हम उसे भी क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। उसे भी हम लास्ट में इंक्रीमेंट करेंगे। तो आपको सिर्फ यही लॉजिक इंप्लीमेंट करके कोड करना है। तो चलिए हम कोड को स्टार्ट कर दे। तो मैं यहाँ पर डेव सी पे कोड करता हूँ। ठीक है, डेव सी। सबसे पहले हम ब्लॉक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ब्लॉक स्ट्रक्चर के लिए हेडर फाइल #include फर्स्ट फाइल stdio.h, उसके बाद int main ओपन क्लोज ब्रैकेट और लास्ट में हम लिखेंगे रिटर्न 0। तो ये हमारा सी का ब्लॉक स्ट्रक्चर हो गया। अब हम सबसे पहले यूजर से एरे लेंगे। तो मैं कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ जो कि हमें यूज करने। तो एरे के लिए मैं यहाँ पर x वेरिएबल, और हम एरे को साइज देंगे 100। आप कितनी भी साइज दीजिए, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद नंबर ऑफ वैल्यूज लेने के लिए n वेरिएबल, फॉर लूप के लिए i, इनर और आउटर के लिए, और हमें और एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लगेगा स्वैपिंग के लिए। तो स्वैपिंग के लिए मैं लेता हूँ यहाँ पर टेम्प वेरिएबल। तो एरे को भी डिक्लेयर किया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए n वेरिएबल,
फॉर लूप को रिप्रेजेंट करने के लिए आई और जे, और स्वैपिंग के लिए टेम्प वेरिएबल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर यूजर को एक क्वेश्चन डालता हूँ कि कितने वैल्यूज एंटर करनी है। एंटर हाउ मेनी वैल्यूज यू वांट टू सॉर्ट, यानी कि कोड डायनेमिक होना चाहिए। हम यूजर से पूछ रहे हैं कि उसे कितनी वैल्यू को सॉर्ट करना है। तो ये मैसेज आने के बाद ना यूजर कुछ वैल्यू एंटर करेगा 5 और 10, यानी कि उसको जितनी वैल्यूज भी सॉर्ट आउट करनी है उतना नंबर वो एंटर करेगा। तो यहाँ पर जो भी नंबर एंटर करेगा उसे एक्सेप्ट करने के लिए स्कैनफ फॉर्मेट स्पेसिफायर %d और उसे हम स्टोर करेंगे n में। तो मान लीजिए यूजर को 5 वैल्यू सॉर्ट आउट करनी है, तो यहाँ पर कितने डालेगा 5, यानी कि जैसे ये मैसेज हिट होगा तो एंटर करेगा 5 एंटर होने के बाद उसे एक्सेप्ट करेगा स्कैनफ फंक्शन और स्टोर करेगा n में। यानी कि यहाँ से डिसाइड होगा कि यूजर को कितनी वैल्यू सॉर्ट आउट करनी है। अगर यूजर को 10 वैल्यू सॉर्ट आउट करनी है तो वो एंटर करेगा 10, फिर वो 10 वैल्यू कहां पर जाएगी n में। अगर उसे 15 वैल्यू को सॉर्ट आउट करना है तो वो डालेगा 15 कहां पे जाएगा n में। जितनी भी वैल्यू यूजर को सॉर्ट करनी हो वो सिर्फ यहाँ पर नंबर एंटर करेगा कि जिसे एक्सेप्ट करेगा स्कैनफ फंक्शन और वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी n में। अब वो होने के बाद हमें एक्चुअल वैल्यू को एंटर करना है, यानी यूजर ने तो बोल दिया कि मुझे 5 वैल्यू सॉर्ट आउट करनी है या फिर 10 वैल्यू सॉर्ट आउट करनी है, लेकिन कौन सी वैल्यू सॉर्ट आउट करनी है वो अब हम एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद हम उसे स्टोर करेंगे एरे में। तो मैं यहाँ पर एक फॉर लूप चलाता हूँ जो कि स्टार्ट होगा 0 से, क्योंकि एरे की इंडेक्स पोजीशन कहां से स्टार्ट होती है 0 से, i इक्वल्स टू 0, और हम इस लूप को चलाएंगे n तक, यानी कि n तक चलेगा और वैल्यू एक एक से इंक्रीमेंट करेंगे। उसके बाद फिर से यूजर को हर बार एक मैसेज प्रिंट करेंगे एंटर नंबर, यानी कि जितनी बार फॉर लूप चलेगा उतनी बार ये एंटर नंबर का मैसेज भी प्रिंट होगा। तो अगर यूजर को 5 वैल्यूज एंटर करनी है, तो 5 एंटर करेगा जिसे एक्सेप्ट करेगा स्कैनफ और स्टोर हो जाएगी n में। अगर n में 5 वैल्यू आती है इसका मतलब ये लूप भी 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। जितनी वैल्यू n में आ जाएगी उतनी टाइम से फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा, और जितनी बार फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा उतनी बार आपको मैसेज प्रिंट हो जाएगा एंटर नंबर। तो फिर आप एक एक नंबर एंटर करते जाइए जिसे एक्सेप्ट करेगा स्कैनफ फंक्शन %d, और इस बार हमें नंबर्स को स्टोर करना है एरे में। तो एरे का नाम x और इंडेक्स पोजीशन के लिए i वेरिएबल। उसके बाद x के पहले मैं यहाँ पर एम्परसेंड का सिंबल भी देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक ना हमारा इनपुट कंप्लीट हो गया। इनपुट कंप्लीट होने के बाद मैं ना सबसे पहले एरे को वैसे की वैसे प्रिंट कर लेता हूँ। यहाँ पर कुछ हम सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, कुछ स्वैपिंग नहीं करेंगे। आउटपुट एक प्रॉपर फॉर्मेट में आने के लिए मैं उस एरे को वैसे की वैसे प्रिंट कर लेता हूँ। तो प्रिंट करने के लिए प्रिंटफ फंक्शन, यहाँ पर हम एक मैसेज डालेंगे एरे बिफोर सॉर्टिंग। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर एक फॉर लूप चलाता हूँ और उस फॉर लूप में हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ एरे को प्रिंट करेंगे। तो फिर से एरे को प्रिंट करने के लिए फॉर लूप स्टार्टिंग करेंगे 0 से अप टू लेकर जाएंगे n तक और वैल्यू को एक एक से प्लस प्लस करेंगे, और फिर से प्रिंट करने के लिए printf न्यू लाइन के लिए, ठीक है, न्यू लाइन नहीं लेता मैं यहाँ पर /t लेता, %d और कॉमा करके एरे का नाम x और इंडेक्स पोजीशन i में कंप्लीट। तो अभी तक हमने कुछ भी यहाँ पर सॉर्ट आउट या फिर कुछ भी स्वैपिंग परफॉर्म नहीं की है। हमने सिर्फ यूजर से इनपुट लिया, इनपुट लेने के बाद उसी इनपुट को एज इट इज प्रिंट आउट किया। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, हम इसी कोड को कॉपी करेंगे, मैं इसे नीचे पेस्ट कर लेता हूँ और सिर्फ एरे बिफोर सॉर्टिंग को मैसेज चेंज करके यहाँ पर आफ्टर सॉर्टिंग लिखता हूँ। तो सबसे पहले एरे बिफोर सॉर्टिंग आपका लूप एग्जीक्यूट होगा और एरे की वैल्यू प्रिंट होगी। उसके बाद एरे आफ्टर सॉर्टिंग मैसेज प्रिंट हो जाएगा, फिर फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा और एरे की वैल्यू प्रिंट होगी। और इन दोनों के बीच में हमें एरे की वैल्यूज को कंपेयर करके सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, पहले बिफोर सॉर्टिंग में एरे वैसे प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद लास्ट में भी प्रिंट होने वाला है, लेकिन इन दोनों के बीच में हम बबल सॉर्ट के लॉजिक को इंप्लीमेंट करेंगे, डिजाइन करेंगे। तो कैसे करेंगे, सिंपल, हमें 2 लूप चलानी है। ये होगा हमारा फर्स्ट फॉर लूप और ये होगा हमारा सेकंड फॉर लूप। ठीक है, तो दोनों लूप की कंडीशंस कैसे डिसाइड करेंगे, जैसे मैंने बताया था कि पहला जो फॉर लूप है, पहला आउटर, वो फॉर लूप डिसाइड करेगा आपके नंबर ऑफ पासेस को। तो नंबर ऑफ पासेस कितनी होनी चाहिए, n-1। तो उस लूप को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ 0 से। हम लूप को 0 से स्टार्ट करेंगे, i वेरिएबल लेते हैं उसके लिए, 0 से स्टार्ट करेंगे अप टू n-1, अप टू हम जाएंगे n-1 तक, और हर बार
वैल्यू को एक एक से इंक्रीमेंट करेंगे। फिर आएंगे हम इनर लूप डिसाइड करेगा आपके नंबर ऑफ कंपैरिजन। तो स्टार्टिंग में मैंने जैसे बताया था उसको भी स्टार्ट करेंगे 0 से, और नंबर ऑफ कंपैरिजन सबसे स्टार्टिंग में n-1 ही होंगे, लेकिन जैसे पासेस बढ़ते जाएंगे, जैसे i वेरिएबल बढ़ता जाएगा, क्योंकि i वेरिएबल तो इंडिकेट कर रहा है पासेस को, और जैसे i वेरिएबल इंक्रीमेंट हो रहा है यानी कि आपके पासेस भी इंक्रीमेंट हो रहे हैं, और जैसे पासेस इंक्रीमेंट होंगे वैसे आपके नंबर ऑफ कंपैरिजन कम होते जाएंगे। पासेस बढ़ते जाएंगे और नंबर ऑफ कंपैरिजन आपके कम होते जाएंगे, इसलिए यहां से हम फिर से माइनस करेंगे i को, यानी कि अगर पासेस बढ़ गया तो नंबर ऑफ कंपैरिजन कम होंगे। ये प्लस प्लस हो रहा है, i प्लस प्लस यानी कि पासेस इंक्रीमेंट हो गया, और यहाँ पर माइनस हो रहा है यानी कि नंबर ऑफ कंपैरिजन कम हो रहे हैं, और फिर से j को भी क्या करेंगे हम प्लस प्लस कंप्लीट। अब यहाँ पर स्वैपिंग का लॉजिक बनाना है हमें, ठीक है। फॉर लूप की तो कंडीशन हो गई, फॉर लूप को तो हमने इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट सब किया, लेकिन आप कंपैरिजन कैसे करेंगे? अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखोगे ना, तो यहाँ पर जो कंपैरिजन हो रहा है वो एडजेसेंट एलिमेंट के साथ हो रहा है, एडजेसेंट एलिमेंट के साथ, और एडजेसेंट एलिमेंट के साथ होकर भी हर बार कंपाइलर आगे आगे जा रहा है, यानी कि जो कंपैरिजन हो रहा है वो कांस्टेंट एक ही जगह पे नहीं, वो हर बार दो वैल्यू को कंपैरिजन करता है, आगे चलता है, फिर दो वैल्यू को कंपेयर करता है, आगे चलता है, फिर दो वैल्यू को कंपेयर करता है, आगे चलता है, यानी कि वो हर बार एक ही जगह पे, कांस्टेंट जगह पे वो कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको हर बार वैल्यू बदलनी, हर बार आपको आगे आगे जाना है, तो यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे j वेरिएबल को, हम i को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि आउटर लूप का वेरिएबल है, और अगर आप इनर लूप को एग्जीक्यूट करेंगे तो जब तक इनर लूप का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होता तब तक i वेरिएबल कांस्टेंट रहेगा, राइट ना। अगर मैं यहाँ पर i वेरिएबल को लेता हूं तो i में दिक्कत क्या होगी कि मान लीजिए मेरा इनर फॉर लूप अगर 5 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इनर फॉर लूप अगर 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा तो उस 5 टाइम्स की जगह आपका i वेरिएबल कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जब तक फॉर लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा इनर का, तब तक i वेरिएबल की वैल्यू ना इंक्रीमेंट होगी ना डिक्रीमेंट होगी, वो कांस्टेंट एक ही जगह पे रुका रहेगा। और अगर आप हमारा कंपैरिजन देखेंगे तो हमारा कंपैरिजन एक ही जगह पे रुका हुआ नहीं, वो हर बार आगे आगे जा रहा है, और हर बार आगे आगे यानी कि चेंज करना है, इसलिए हम कंपैरिजन जो करेंगे वो इनर लूप यानी कि j वेरिएबल्स के साथ करेंगे। हाँ, जैसे अगर आपका कंपैरिजन कभी भी अगर एक ही पोजीशन से कंपैरिजन करना है, मान लीजिए आपको 0 से लेकर 1 तक, यानी कि ऐसी सिचुएशन है मेरे पास ना कुछ इस तरीके से पोजीशन, मान लीजिए 0 1 2 3 4, और मुझे कंपैरिजन ऐसे करना है, 0 पोजीशन का कंपैरिजन 1 के साथ, 0 का कंपैरिजन 2 के साथ, 0 का कंपैरिजन 3 के साथ, 0 का कंपैरिजन 4 के साथ, तो ये कंपैरिजन कांस्टेंट होगा, क्योंकि हर बार मैं 0 पोजीशन का ही कंपैरिजन कर रहा हूं अगले एलिमेंट के साथ, और जब आपकी पोजीशन कांस्टेंट होगी तब उस टाइम पे हम आउटर लूप का i वेरिएबल यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर ना हर बार कंपैरिजन करते करते कंपाइलर आगे जा रहा है, तो इसलिए मैं आउटर वेरिएबल का आउटर लूप का वेरिएबल यूज नहीं करूंगा, तो इनर लूप का करूंगा। इनर लूप कंपैरिजन करेंगे, तो एरे का नाम क्या है x, उसके बाद j, और कंपैरिजन आगे की वैल्यू करने के लिए j+1, यानी कि अगर j 0 होगा तो ये 0+1 1 हो जाएगा, अगर ये 1 होता है तो ये 2 होगा, ये 2 हो गया तो ये 3 हो जाएगा, यानी कि जो j की वैल्यू है उसकी आगे की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो रही है, यानी कि अगर j 0 होता है तो आगे 0+1 1 हो जाएगा, यानी 0 और 1 का कंपैरिजन होगा। अगर j 1 है तो 1+1 2 का कंपैरिजन, अगर j 2 है तो 2+1 3 का कंपैरिजन, यानी कि हर बार आपके एडजेसेंट वैल्यू कंपेयर होगी, और एडजेसेंट वैल्यू कंपेयर करते समय अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ग्रेटर है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ग्रेटर है, तो हमें उसे शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्वैपिंग का लॉजिक इंप्लीमेंट कर लेता हूँ। स्वैपिंग करने के लिए हमने टेम्प वेरिएबल लिया था x ऑफ j, उसके बाद x ऑफ j पे हमें डालनी है अगली वैल्यू x ऑफ j+1, ठीक है। तो x ऑफ j में आपकी नेक्स्ट वैल्यू जाएगी j+1, और लास्ट में जो आपने j+1 लिखा वहां पे हमें स्टोर करना है टेम्प को कंप्लीट। तो हमारा लॉजिक भी कंप्लीट हो गया, अब हम इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से इसको रन कर लेता हूँ, रन करेंगे हम।
ठीक है, तो मैं वहां यहाँ पर वही 5 वैल्यूज को एंटर कर लेता हूँ। एंटर हाउ मेनी वैल्यूज यू वांट टू सॉर्ट, 5। तो 23, 15, 29, 11, 1 एंटर। तो आप देखिए यहाँ पर ना बिफोर सॉर्टिंग वैसे की वैसे ही आपका एरे प्रिंट हो गया, और लास्ट में बबल सॉर्ट का लॉजिक इंप्लीमेंट होने के बाद आपका एरे आफ्टर सॉर्टिंग वो सॉर्ट आउट में प्रिंट हो गया इस तरीके से। ठीक है, तो आपके समझ में आया होगा। लॉजिकल पार्ट कोई नहीं, आप अगर प्रोग्राम को ध्यान से देखेंगे ना, सिर्फ इतने ही दो फॉर लूप है, बाकी कुछ नहीं। वो तो बाकी का जो है वो तो यहाँ पर आप इनपुट ले रहे, यहाँ पर आप एरे को प्रिंट कर रहे, लास्ट में भी आपका एरे को प्रिंट कर रहे, कोई लॉजिक नहीं। लॉजिकल पार्ट सिर्फ इतना ही है, जो दो फॉर लूप है। और मैंने यहाँ पर स्वैपिंग का लॉजिक भी कुछ इंप्लीमेंट नहीं किया। आपको आता होगा स्वैपिंग का लॉजिक, अगर नहीं आता है तो आप दूसरे वीडियो को देखकर भी स्वैपिंग के लॉजिक को समझ सकते हैं। हाँ, लेकिन जो दो फॉर लूप थे ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, अब हमें फाइंड करनी है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे फाइंड करेंगे? तो हम सबसे पहले वर्स्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड करते हैं। वर्स्ट केस, तो वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड करेंगे? वर्स्ट केस यानी कि ऐसी सिचुएशन जिस टाइम पे आपका एरे टोटल डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, यानी कि इस तरीके से 50, 40, 30, 20 और 10, इस तरीके का आपका एरे यूजर ने मान लीजिए इस तरीके से कोई वैल्यू को एंटर किया है। तो अगर आप देखेंगे तो एरे आपका पूरा डिसेंडिंग ऑर्डर में है, और अगर आप इसको बबल सॉर्ट अप्लाई करके अगर असेंडिंग में करते तो आपका हर बार स्वैपिंग होगा, हर बार। यानी कि ये जो तो फॉर लूप है वो तो कंप्लीटली एग्जीक्यूट होंगे और साथ में ये इफ का ब्लॉक भी एग्जीक्यूट होगा हर बार, क्योंकि आपका एरे टोटल डिसेंडिंग में और आपको उसे पूरा असेंडिंग में करना है, यानी आपको पूरा सीक्वेंस ही बदलना है। तो ये वर्स्ट केस हो गए बबल सॉर्ट में। और इस समय अगर डिसेंडिंग में एरे और आपको उसको असेंडिंग में करना है, तो इस टाइम में आपकी हर बार सॉर्टिंग यानी कि हर बार स्वैपिंग का लॉजिक परफॉर्म होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका जो आउटर लूप है वो तो एग्जीक्यूट हो रहा है n-1 टाइम पे, आपका जो आउटर लूप है वो एग्जीक्यूट हो रहा है n-1, और जो इनर लूप है वो एग्जीक्यूट हो रहा है n-1 - i पे। तो यहाँ पर हम ना वर्स्ट केस कंसिडर कर रहे हैं। वर्स्ट केस यानी कि मैं यहाँ पर i को कंसिडर नहीं करता हूँ, क्योंकि जितने भी आप कंपैरिजन करेंगे, तो मैंने पहले बताया था कि जितने भी कंपैरिजन आप करेंगे, कंपैरिजन तो हर बार आपके कम होते जाएंगे, लेकिन सबसे स्टार्टिंग में आपके कंपैरिजन n-1 ही होंगे। यानी कि अगर मेरी वैल्यू तो 5 है तो मेरे पास से तो 4 ही होंगे, लेकिन जो कंपैरिजन है वो सबसे पहले 4 कंपैरिजन होंगे, उसके बाद 3 होंगे, उसके बाद 2 होंगे और उसके बाद 1 होगा। लेकिन हम वर्स्ट केस सिनेरियो देख रहे हैं, तो इसलिए हम मैक्सिमम कंपैरिजन को कंसीडर करेंगे 4 को। तो अगर मैं नंबर ऑफ पासेस भी 4 और इसे भी 4 करूंगा, तो मेरा आउटर लूप n-1 टाइम एग्जीक्यूट होगा और इनर लूप भी मेरा n-1 टाइम ही एग्जीक्यूट होगा। अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं ब्रैकेट को, तो क्या होगा n स्क्वायर माइनस n माइनस n प्लस 1। तो इक्वेशन कैसे होगा n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। तो इस तरीके से आपका ब्रैकेट सॉल्व होगा। लेकिन हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंसीडर करते समय जो भी हाईएस्ट पावर होगा उसे हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर n स्क्वायर है, इसका मतलब आपके बबल सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग O n स्क्वायर वर्स्ट केस में। ठीक है, अगर आप एवरेज केस में फाइंड करेंगे, अगर आप बबल सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एवरेज केस में फाइंड करेंगे, एवरेज केस यानी कि कुछ वैल्यू ऑलरेडी सॉर्टेड है और कुछ नहीं है, यानी कि 50-50, कुछ वैल्यू सॉर्टेड है और कुछ वैल्यू नहीं है। तो जब भी आप एवरेज केस को भी कंसीडर करेंगे ना, तो उस समय भी आपका आउटर लूप n-1 और इनर लूप n-1 टाइम ही एग्जीक्यूट होगा। डिफरेंट यानी कि इफेक्ट कहाँ पे होगा, सिर्फ इस आपके स्वैपिंग के लॉजिक के ऊपर। यानी कि अगर वर्स्ट केस होती है तो वर्स्ट केस में स्वैपिंग का लॉजिक हर बार एग्जीक्यूट होगा, लेकिन एवरेज केस में आपका स्वैपिंग का लॉजिक हर बार एग्जीक्यूट नहीं होगा। जहां पर रिक्वायरमेंट होगी वहां पर ही स्वैपिंग का लॉजिक एग्जीक्यूट होगा और जहां पर नहीं होगी वहां पर नहीं होगा। लेकिन आपका फॉर लूप तक दोनों भी जगह पे, वर्स्ट केस हो या फिर एवरेज केस, दोनों भी जगह पे आपका फॉर लूप n-1 टाइम ही एग्जीक्यूट होगा। और अगर इस सिचुएशन में भी आपका फॉर लूप अगर n-1 टाइम एग्जीक्यूट होगा, तो इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, ओमेगा ऑफ n स्क्वायर एवरेज केस में।
यानी कि बबल सॉर्ट की वर्स्ट केस और एवरेज केस दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम है। हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करने के लिए सिर्फ दो फॉर लूप को ही कंसीडर किया। ये तो स्वैपिंग का लॉजिक है, उससे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे कुछ इफेक्ट नहीं होगा। अब हम इसकी फाइंड करेंगे बेस्ट केस। बेस्ट केस में थोड़ा सा चेंज है, तो मैं आपको दिखाता हूँ बेस्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड करना। अब हम फाइंड करेंगे बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो बेस्ट केस में थोड़ा सा चेंज है। देखिए बेस्ट केस में क्या होता है, इंटरेस्टिंग है बेस्ट केस, और इसे हम डिनोट करेंगे ओमेगा से। ठीक है, तो बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि आपका एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है। यानी कि मान लीजिए यूजर कोई 5 वैल्यूज को एंटर कर रहा है और 5 वैल्यूज को एंटर करते समय उसने वैल्यू एंटर की 10, 20, 30, 40 और 50, और ये वैल्यू सभी ऑलरेडी सॉर्टेड है। ये वैल्यू ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो ये आपकी बेस्ट केस हो गई। और अगर वैल्यू सॉर्टेड है तो ऐसे समय ना आपका स्वैपिंग का लॉजिक एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर आप इसी तरीके से फॉर लूप को रखेंगे, अगर आप फॉर लूप को रखेंगे तो इस केस में भी आपकी बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर आएगी। अगर आप इस सिचुएशन में, यानी कि आपका एरे सॉर्टेड है, सॉर्टेड एरे मतलब आपका स्वैपिंग का लॉजिक तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन अगर आप फॉर लूप को इसी तरीके से रखेंगे तो फिर से दोनों फॉर लूप का मल्टीप्लिकेशन होगा n-1 और फिर से आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी वो n स्क्वायर होगी। लेकिन ये जो हमने लॉजिक परफॉर्म किया ना, तो इस बबल सॉर्ट को हम कहते हैं स्टैंडर्ड बबल सॉर्ट। इसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड बबल सॉर्ट। लेकिन हम इस बबल सॉर्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज कैसे, यानी कि अगर आपका एरे सॉर्ट आउट है, यानी आपका एरे अगर सॉर्ट आउट है तो इनर फॉर लूप फिर से एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी सॉर्टेड है तो आप उसे एग्जीक्यूट करके कुछ बेनिफिट ही नहीं। तो ये स्टैंडर्ड बबल सॉर्ट का हम कन्वर्जन करेंगे ऑप्टिमाइज बबल सॉर्ट में। और अगर हम इसका कन्वर्जन ऑप्टिमाइज्ड बबल सॉर्ट में करते तो आपकी एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी। कैसे कम होगी, तो इसके लिए मैं यहाँ पर लॉजिक क्या बिल्ड करूंगा, सिंपल। यहाँ पर मान लीजिए हम और एक वेरिएबल लेते हैं जिसका नाम होगा फ्लैग, कुछ भी लीजिए। तो मैं इस वेरिएबल का नाम लेता हूँ फ्लैग, यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे और वैल्यू होगी 0। ठीक है, आउटर इनर लूप में। और उसके बाद ना इस लाइन पे, यानी कि जहां पर आप स्वैपिंग का लॉजिक परफॉर्म कर रहे हैं उस लाइन पे, उसके बाद हम उस फ्लैग की वैल्यू को फ्लैग की वैल्यू चेंज करेंगे, फ्लैग इक्वल्स टू 1। अब देखिए क्या होगा, अगर आपका, ठीक है ध्यान से सुनिए, आप क्या होगा, यहाँ पर फ्लैग की वैल्यू 0 है, फ्लैग की वैल्यू 0 है, तो आउटर लूप तो आपका n-1 तो चलने वाला है। लेकिन जैसे कंपाइलर इनर लूप में आएगा कंपैरिजंस करने के लिए, कंपैरिजंस करते समय जब दो वैल्यूज कंपेयर होंगी, जब दो वैल्यू कंपेयर होगी तो सॉर्टेड एरे में स्वैपिंग का लॉजिक एग्जीक्यूट नहीं होगा। समझ में आ रहा है, अगर फ्लैग की वैल्यू में 0 लेता हूं तो आपका आउटर लूप तो एग्जीक्यूट होगा, उस पे हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जैसे कंपाइलर इनर लूप में आएगा और इनर लूप में आने के बाद जैसे ही कंपैरिजन करेगा तो सॉर्टेड एरे में कितने भी अगर कंपैरिजन हुए तब भी आपका स्वैपिंग का लॉजिक एग्जीक्यूट नहीं होगा। और अगर स्वैपिंग का लॉजिक एग्जीक्यूट नहीं होगा इसका मतलब कंपाइलर इफ में जाएगा नहीं, और कंपाइलर अगर इफ में नहीं गया तो फ्लैग की वैल्यू 0 की 0 रह जाएगी। तो मुझे सिग्नल क्या मिलेगा, अगर फ्लैग की वैल्यू 0 है, अगर फ्लैग की वैल्यू 0 है इसका मतलब कंपाइलर इफ में गया नहीं, और अगर कंपाइलर इफ में नहीं गया इसका मतलब स्वैपिंग एग्जीक्यूट नहीं हुई, और स्वैपिंग एग्जीक्यूट नहीं हुई इसका मतलब आपका एरे सॉर्टेड है। क्योंकि अगर एरे सॉर्टेड नहीं है तो वहां पर स्वैपिंग होगी, लेकिन यहाँ पर आपका एरे अगर सॉर्टेड है तो कंपाइलर इफ में नहीं जाएगा, और इफ में अगर नहीं गया तो फ्लैग की वैल्यू 1 नहीं होगी, फ्लैग की वैल्यू 0 रहेगी। और फिर लास्ट में मैं यहाँ पर सिर्फ एक कंडीशन डालूंगा, सिर्फ यहाँ पर कंडीशन डालूंगा कि अगर फ्लैग की वैल्यू इफ में, मैं यहाँ पर एक कंडीशन डालूंगा कि अगर फ्लैग की वैल्यू 0 ही रहती है तो मैं इस लूप को डायरेक्टली ब्रेक करूंगा और बाहर आऊंगा, आगे की कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन अगर फ्लैग की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ, फ्लैग 0 था और यहाँ पर फ्लैग की वैल्यू हमने कितनी की थी 1। हाँ, लेकिन अगर फ्लैग की वैल्यू 1 होती है
तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कंपाइलर लूप को ब्रेक नहीं करेगा। अगर कंपाइलर लूप को ब्रेक नहीं करेगा तो आपका यहाँ पर कंपैरिजन होता रहेगा। तो इस तरीके से आप बेस्ट केस जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बबल सॉर्ट की, वो बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ है ओमेगा n, क्योंकि अगर एरे सॉर्टेड है तो आपकी स्वैपिंग नहीं होगी और ये लूप भी एक बार ही एग्जीक्यूट होगा। कंपाइलर जैसे फ्लैग की वैल्यू 0 रहेगी वो लूप के बाहर आ जाएगा और फिर आपके आगे के लूप एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो ये सिर्फ वैसे आउटर लूप n-1 टाइम तो एग्जीक्यूट होने वाला है, लेकिन हम कभी भी कॉम्प्लेक्सिटी लेने के लिए हम हायर पावर यानी कि हायर ऑर्डर को कवर करते हैं। तो यहाँ पर हम n-1 नहीं, सिर्फ कितना कवर करेंगे, n को। तो बबल सॉर्ट की बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई n, और जो एवरेज केस और वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई n स्क्वायर इस तरीके से। तो इस पार्ट में इतना ही था, तो शायद आप लोगों के समझ में आया होगा। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।